बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खेल के मैदान से आपका मेज़बान अदनान साबरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जहां इस प्रोग्राम में हम खेलों पे तबसरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलों के मुतालिक अपडेट्स आपको दिया करते हैं, वहीं हमारी यही कोशिश होती है कि क्रिकेट में जो लोग क्रिकेट कोचिंग से वाबस्ता हैं, ख्वाह वो मौजूदा दौर के कोच हों, ख्वाह वो पिछले दौर के कोच हों, क्रिकेट कोचिंग आजकल बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक हो गई है। लेकिन आज हम इस मौजू पे, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अक्सर हम इस प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करते हैं कि अक्सर लोग ये सवाल किया करते हैं कि मौजूदा दौर में क्रिकेट कोचिंग इतनी एडवांस है और कोचेस बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे कि 40 साल पहले, 30 साल पहले हनीफ मोहम्मद का दौर, जावेद मियांदाद का दौर, इंतखाब आलम का दौर, ज़हीर अब्बास साहब का दौर। लेकिन उस ज़माने में लोग ये कहा करते थे कि कोचिंग नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता था कि कहीं ना कहीं कोचिंग मौजूद थी। और आज हमारी शख्सियत, हमने जिस शख्सियत को यहाँ पे मौजूद अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, हमारी खुशकिस्मती है कि वो उस दौर से कोचिंग में है जिस दौर में कोचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, या अगर था तो उसको वो एक्सपोजर नहीं था। लोग कोचिंग को या कोच को वो अहमियत नहीं दिया करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई। वालेकुम सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाल के दिया। नाज़रीन, एक बात मैं आपसे और कहता चलूँ कि शब्बीर भाई वो वाहिद कोच हैं जिनकी लॉयल्टी, जिनकी ऑनेस्टी की मैं गवाही दे सकता हूं। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने 1982-83 में इनके साथ कैंप किया और मैं उस वक्त से इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। शब्बीर भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं जब आपसे बात करता हूं तो शब्बीर भाई, हकीकतन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि गो कि मैं बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सका, लेकिन आपका वो सिखाया हुआ जो भी चीज़ें थी, आज मैं क्रिकेट छोड़ के क्रिकेट कोचिंग से वाबस्ता हूँ, वो भी आपकी ही दी हुई मुझे है। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ आपसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि आप क्रिकेट कोचिंग में कैसे आए? मैं क्रिकेट कोचिंग में जिस वक़्त खान मोहम्मद साहब पाकिस्तान आए, उनको बुलाया बोर्ड ने और स्टेडियम पर उन्होंने कैंप लगाया, तो उन्होंने काफ़ी लोग कोचेस बुलाए और अपने साथ रखा उन्होंने कि कौन किस काबिल है कोई, और तो उन्होंने सबके साथ मुझे भी रखा। उन्होंने मुझे पसंद किया कि मेहनती आदमी है, कोचिंग भी कर सकता, फिज़िकल ट्रेनिंग तो मैं करते ही था, तो उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। तो पहला कैंप मैंने उनके साथ किया था जब वो खान मोहम्मद साहब पाकिस्तान, पहले ही कैंप था वो खान मोहम्मद का, मैं उनके साथ था और उनकी मैं हेल्प करता था, वो मुझे सिखाते थे। मतलब पाकिस्तान में जो कोचिंग पहले कोचिंग की क्लिनिक या कोचिंग स्टार्ट हुई वो खान मोहम्मद साहब से स्टार्ट हुई? वही। और ये कौन से सन की बात होगी शब्बीर भाई? मुझे सन अच्छी तरह याद तो नहीं, मगर ये 80 और 75 का दौर है, 75-80 के दरमियान हुई है। अच्छा शब्बीर भाई, एक बात ये बताइए कि मैं कोचिंग के बारे में आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपके स्टार्ट के बारे में जानना चाहेंगे। जिस वक्त 75 में खान मोहम्मद साहब या 76 में कोचिंग के लिए आए, क्या उस वक्त पाकिस्तान में कोचिंग के कॉन्सेप्ट से लोग वाकिफ़ थे? उस दौर में बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। जनरल जो पब्लिक है, या स्कूल बॉयज़ हैं या कॉलेज बॉयज़ हैं, ये वाकिफ़ नहीं थे। जो बड़े टेस्ट क्रिकेटर थे वो वाकिफ़ थे, मगर वो अपनी प्रैक्टिस करते थे, वो कोचिंग पर इतना ध्यान नहीं करते थे। खुद बहुत मेहनत करते थे, उसी मेहनत से वो टेस्ट खेलते थे और उनको मालूमात इतनी थी कि वो अपने उस मालूमात से वो आगे जा सकते थे। शब्बीर भाई, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, लोग मुझसे भी पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे भी ये सवाल दोबारा करता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि आज के दौर में जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें कोचेस, ट्रेनर और एक लश्कर टीम के साथ होता है, और फिर भी पाकिस्तान में वो टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जो कि उस ज़माने में हुआ करता था। तो क्या उस वक्त कोचेस नहीं थे या थे? ये मेरा सवाल आपसे है। देखिए, कोचेस उस टाइम भी, कोचिंग जो दौर है वो तो बरसों से चला आ रहा है, हल्की हो या ज़्यादा हो या कम हो,
उस ज़माने में कोचिंग जो है, कोचिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ सिखा दी मैंने, ऐसे बैटिंग करते हैं, ऐसे बॉलिंग करते हैं, ऐसे फील्डिंग करते हैं, उससे खिलाड़ी नहीं बना करता है। खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कोच का किरदार क्या होता है एक टीम की डेवलपमेंट में? देखिए, कोच जो है ज़्यादा देर तक जो ग्राउंड कोचिंग है उससे तो फ़ायदा होता है। अब ज़बान से आप बहुत देर तक कोचिंग करें, बताते रहें बोर्ड के ऊपर, उससे फ़ायदा होता है, उतना नहीं होता। अगर आप ग्राउंड कोचिंग कर सकते हैं मैन टू मैन या गैदरिंग के साथ, तो वो तो काम आती है। सही। वरना वो कोचिंग जो है ना, आप जो बुक पे करते हैं या खड़े होकर देर तक लेक्चर देते हैं, वो तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ बोर भी हो जाते हैं। इसलिए कोचिंग आप चाहे 10 मिनट करें मगर ग्राउंड के ऊपर करें। मगर शबीर भाई, आजकल तो आपको देखें कि लेक्चर्स का एक हमारे जो साइकोलॉजी पे भी लेक्चर दिया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट पे भी लेक्चर दिया जाता है, तो वो लेक्चर्स क्या अहमियत क्या हामिल नहीं है? उससे कितना इम्प्रूवमेंट है? कोई खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया। लोग सुनते हैं तो मतलब की बात है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं अपने दिमाग से, उनके समझ में आती करते हैं। और आप एक लेक्चर दें, कहीं बैठा लें बच्चों को, आप 1 घंटे लेक्चर दें, 10 मिनट बाद बच्चे इधर देखेंगे, कोई ध्यान नहीं करेंगे आप क्या कह रहे हैं। तो लेक्चर जो है ठीक है, मगर ज़्यादा देर तक नहीं, मामूली सी बातें बताएं और ग्राउंड पे ले आए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये है शबीर भाई कि एक तो टॉप लेवल की क्रिकेट है जो कि इंटरनेशनल साइड्स के कोचेज़ हैं, और ग्रास रूट लेवल है। तो मैंने आपको यही देखा है कि आजकल आप कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी के साथ वाबस्ता हैं, और जाहिरी बात है आप और भी टीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं, लेकिन मैंने प्रेजेंटली आपको देखा कि आपका ज़्यादातर फोकस जो है, और माँ बाप खुद ये चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे आपके, और वो 6 साल से 8 साल के बच्चे होते हैं जो आपके पास आया करते हैं। तो कोचिंग जो है आपके ख्याल से यहाँ से शुरू होती है, और इस कोचिंग में और टॉप लेवल की कोचिंग में क्या बुनियादी क्या फ़र्क है? देखिए, कोचिंग जो है एक बेसिक, एक टॉप लेवल। जी। बेसिक जो है बच्चों की होती है, आपके पास 10 बच्चे आए, आपने सबको सिखाया, कोई इसमें बहुत ही अच्छा बच्चा है, कोई कुछ हल्का खेलता है, मगर आपने सिखाना बराबर से है 10 को। किसी को ये फील ना हो कि मुझे कम सिखाया जा रहा है, इसको ज़्यादा सिखाया जा रहा है। सही। तो उससे ये फ़ायदा होता है, वो जो बच्चा कमज़ोर है वो भी इंटरेस्ट लेने लगता है। अगर आपने कहा आप कमज़ोर हैं, आप नहीं सीख सकते जी, तो फिर वो बच्चा कभी क्रिकेट खेल नहीं पाएगा। आपने कोई किस्म की बात ऐसी नहीं कहना है उसको ये फील हो कि मैं कमज़ोर हूँ और ये दूसरा बच्चा ये स्ट्रॉन्ग है। और छोटे बच्चों को जो इसलिए की जाती है, प्रोफेशनली वहाँ से कुछ फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं, कमाता है। जब बड़े लड़के आते हैं ना, उसके अंदर ये होता है कि वो उनका इंटरेस्ट, कभी कोचिंग लेते हैं कभी नहीं लेते, मगर जो छोटे बच्चे हैं प्रोफेशनली वो पेमेंट भी करते हैं और वो काम देर तक चलता रहता है। शबीर भाई, अगर बात हम कोचिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा देखा है, जाहिरी बात है आपका ये प्रोफेशन है और उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कुछ आपको मिल रहा है कोचिंग की सूरत में, 1-to-1 कोचिंग में, तो क्या आप समझते हैं कि वो उस जिस लेवल की आपकी कोचिंग है उस स्टैंडर्ड पे, उस लेवल पे आपको उसका मुआवजा मिल रहा है? मायूस भी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, पैसे की तरफ मैं देखता नहीं हूँ, मगर ये भी चाहता हूँ इतना तो मिल जाए कि घर चले। तो अक्सर पैसा मुझे इतना कम मिलता है कि घर का किराया भी नहीं दे पाता हूँ, और मगर काम उतना ही करता हूँ जितना पैसे से करता हूँ और बगैर पैसे से करता हूँ। वो मुआवजा आपके ख्याल से इतना नहीं है कि जिससे प्रैक्टिकली एक घर चलाया जा सके। शबीर भाई, आपको कोचिंग में कितना अरसा हो गया? मुझे कोचिंग में कम से कम भी 30 ईयर्स हो गए। 30 ईयर्स? हाँ। नाजरीन, 30 साल। जो अब मेरी एज जो है ना 75 है, 30 ईयर मैंने कोचिंग में निकाले, बाकी खेल में निकाला। तो शबीर भाई, 30 साल के अरसे में बड़े नशीबो फराज देखे हैं आपने। सब कुछ देखा, सबके साथ रहा, सबके साथ खेला कूदा, और कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो मैं आप कोचिंग करूँगा। जो मिल गया चुपके से जेब में रख ली मैंने, ये नहीं कहा कि कम है ज़्यादा है। तो मैंने कहा जब चलो भाई जो मिल जाते हैं वो बेहतर है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पैसे के लिहाज से क्रिकेट जो है लेन देन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे और मुल्कों में होता है। या पैसे बहुत कम मिलते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं लोग। बड़ी तल्ख हकीकत है। और शबीर भाई, इस मौजू पे अगर हम बात करने बैठे हैं तो मेरे ख़्याल से प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और हमारी बातें ख़त्म नहीं होगी। शबीर भाई, अपने क्रिकेट के कैरियर के बारे में बताएं। आपने
कराची से पाकिस्तान पीडब्ल्यूडी से 1954 से 61 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और ये वो दौर है, ये तो हमारी खैर पैदाइश से पहले की बात है, लेकिन वो दौर में जब आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की तो उस वक्त क्रिकेट ग्राउंड्स का म्यार क्या होता था? देखिए उस ज़माने में क्रिकेट ग्राउंड कराची में 2 या 3 थे जी। एक जहांगीर पार्क था, वहाँ मैच होते थे। एक ज़माने में बड़ा जिम वहाँ होता था, वो अब ख़त्म, अब वहाँ कुछ क्या मकान बन गए। उसके सामने पारसी ग्राउंड होता था, सही। एक पटेल पार्क होता था। ये 4 ग्राउंड थे, सब रेतीले ग्राउंड थे, किसी भी घास नहीं थी, मैटिंगें लगती थी। इसलिए उस ज़माने में स्पिनर ज़्यादा अच्छे होते थे कि मैटिंग भी, जैसे UR चीपा था, उससे मैंने कोचिंग ली, उससे मैंने स्पिन सीखी। और वो लेग स्पिनर था, लेफ्ट आर्म राइट, बात एक ही होती है। आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे? वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे। ग्रिप स्टाइल वही होता है, चेंज होता है, हैंड का चेंज होता है। सही। तो UR चीपा से मैंने स्पिन सीखी। जहांगीर पार्क में मुस्लिम क्लब था, वहाँ मैं इससे पहले फुटबॉल खेलता था। मैंने क्रिकेट शुरू की पाकिस्तान में आके 1952 में 52 में क्रिकेट जो आपने शुरू की जहांगीर पार्क में आगे प्रैक्टिस की। वहीं से मैंने, वहाँ मेजर फजली साहब आते थे, तजम्मुल हुसैन आते थे, और टॉप क्लास जो इंडिया से लोग क्रिकेटर आए हुए थे सारे वहीं आगे खड़े होते थे, हम लोग को देखते थे। कोचिंग कोई नहीं करता था, खुद देखते थे, खिलाड़ियों को देख के सीखते थे। अच्छा, आपने आपकी पैदाइश इंडिया कानपुर की है? इंडिया कानपुर में हुई। 1938 में आपकी पैदाइश हुई कानपुर में, और फिर आप माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए। तो आपने वहाँ तो आपने क्रिकेट कुछ नहीं खेली? वहाँ सिर्फ कानपुर में क्रिकेट कम होती थी, वहाँ गेम जो था फुटबॉल था। तो मैं स्कूल लाइफ में फुटबॉल खेलता था। तब जब मैं वहाँ आया तो फुटबॉल खेलता हुआ आया था। और मैं स्विमिंग का बहुत शौकीन था, स्विमर। 10 साल की उम्र दरिया जमुना में स्विमिंग करता था और क्रॉस करता था जमुना को। इतना मेरी एक स्टेमिना, तो हिम्मत बहुत थी मेरे अंदर बचपन से मेरी हिम्मत बहुत। मैं डरता नहीं और घबराता नहीं मेहनत से, चाहे कितना सख्त काम हो। शबीर भाई, आप ने जो स्विमिंग की बात की जी, और आपने फुटबॉल खेलने की बात की जी, आपको माशाल्लाह से, आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। माशाल्लाह आपकी उम्र अभी इस वक्त 78 साल है, और इस वक्त भी आप हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं तो आपको खुद फिजिकली देखता हूँ। शुक्र है खुदा का। शबीर भाई, आपकी सेहत का, फिटनेस का राज क्या है? आप खाते क्या हैं? हमें भी कुछ ये सवाल आपने इसलिए बहुत अच्छा किया, इसमें नेकियां बहुत है इस सवाल के अंदर। पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता, माशाल्लाह, ये बड़ा इफेक्ट करता है अपने का। अच्छा, किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सही। हराम का पैसा नहीं खाता बगैर मेहनत किए। कोई पैसा दे तो अगर वो हलाल का है तो ले लेता हूँ, और मेहनत का है मेरी अपनी, हलाल मतलब ये कि मैंने अपनी मेहनत की हो जी, तो वो ले लेता हूँ। ये कि वो कहाँ से लाया ये मुझे नहीं मालूम। और जब तक उसमें मैं मेहनत नहीं करूँ तो उस पैसे में मज़ा नहीं आता, खाने में, ना पीने में, ना काम करने में। क्या मेहनत करके पैसा लूँ तो खुशी होती है मुझे। लेकिन हम फिर भी, मैं भी और हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए और फिट रहने के लिए खाने पीने में क्या खाना चाहिए? देखिए, बचपन से मैं 10 साल की उम्र से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज 78 की उम्र हो गई है, और 10 साल की उम्र स्विमिंग भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। जैसे उस ज़माने में आप अभी भी एक्सरसाइज करते हैं? अभी मैं रोज़ की 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ घर के अंदर। अब मैं घर में करता हूँ लाइट वेट से, लाइट चीज़ों से। वो घर में मुझे तरीके इतने मालूम है, वो घर में एक्सरसाइज मैं पूरी कर लेता हूँ घर में। तो बाहर मुझे फुर्सत नहीं मिलती, जब बाहर निकलता हूँ तो फिर कोचिंग करना पड़ती, टाइम नहीं मिलता मुझे। सही। तो घर से 1 घंटा करके निकलता हूँ। खाने में आपका एतदाल? खाने में ये कि जब मैं जवानी में था, मेरी उम्र थी 18 से 30 तक, तो मैं इस कदर घी का इस्तेमाल मैंने इतना किया है, असली घी का, कि दूध मैंने बहुत कम पिया, क्योंकि मैं बलगमी मिजाज का आदमी हूँ। तो दूध मेरे इसको बताएं शबीर भाई, ये बलगमी, आपकी बात कट गई कि बलगमी में मिजाज ये होता है, ठंड से होता है। अच्छा। इसमें दूध और दही ठंडी चीज़ें जो है नुकसान करती हैं, बलगम बनाती हैं। अच्छा। और घी जो होता है गर्म होता है, वो बलगम नहीं बनाता। इसलिए मैंने घी बहुत खाया है, असली घी, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक। वालिद ने मुझे असली घी बहुत खिलाया। मगर हमने आपके मिजाज में वो गुस्सा तो कभी भी नहीं देखा, जिस वक्त खास तौर पे आप सिखा रहे होते हैं बहुत प्यार से। हाँ, आपका गुस्सा होता है, लेकिन वो चीज़ को सही कराने वो मुझे कोचिंग में मना है। कोचिंग में कहा गया कि गुस्सा ना करना, और किसी को डांटना नहीं, किसी को अपने क्लोज नहीं करना, दूर रख के कोचिंग करना, और डांट फटकार ना करना। ये तो कोचिंग का पार्ट ऑफ द कोचिंग है। तो अच्छा शबीर भाई, अभी आजकल का जो दौर है उसमें आपने देखें, जैसे क्वालिफाइड कोच,
आईसीसी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जी आप लेवल 3 अगर कोच होंगे तो आप जो है किसी भी इंटरनेशनल साइट को एलिजिबल होंगे आप कोचिंग करने के। लेकिन उस दौर में जब आपने कोचिंग शुरू की, मेरे ख्याल से आपने विल्स कप से क्रिकेट बाकायदा कोचिंग कोचिंग उसके बाद की। अच्छा, कोचिंग विल्स कप में छोटे बच्चे होते थे ना, उनके फैमिली के बच्चे, उनको सिखा दिया थोड़ा बहुत, वो तो शौकीन नहीं होते थे, मगर ये कि उनका शौक तो बच्चों से। उसके बाद जब खान मोहम्मद साहब आए तब मैं उसके बाद फिर वकार हसन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाए। वकार हसन वो बोर्ड के वो हो गए थे चेयरमैन, बोर्ड में वो लगा था एडाक शायद, तो वकार हसन साहब ने, वो टेस्ट क्रिकेटर वकार हसन ने ऑस्ट्रेलिया कोच, उनसे मैंने कोचिंग बहुत ली और उनकी खान मोहम्मद कोचिंग तो मुझे बड़ी मालूमात हुई। फिर मुझे बोर्ड ने कहा, फिर खान मोहम्मद ने मेरा इम्तिहान लिया और बोर्ड के सेक्रेटरी ने इम्तिहान लिया, वो पास किया। उसके आज तक मेरे पास सर्टिफिकेट बोर्ड का है जो मैंने पास किया था उस दौर में। शबीर भाई, जहां हम कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं। आप शरारती थे, शरीफ थे या गुमसुम रहते थे? तो मैं बेइंतहा शरीफ था, राह चलते लोग मुझसे कतराते थे और बचपन से मैं बोल्ड बहुत था, डरता नहीं था। इंडिया में था कि वो कहने लगे साहब इधर मत जाना, इधर रात में तेंदुआ जानवर होता है, भेड़िया है, तेंदुआ है, कब्रिस्तान है, मगर मुझे डर लगता था। मैं अंधेरे में चले आता था, मुझे डर खौफ कभी होता ही नहीं था कि क्या होगा वहाँ जाने से और क्या नुकसान होगा, तो मैं कभी डरा नहीं। और बचपन में छेड़छाड़ तंग करना ये मेरी आदत थी, मगर साथ साथ ये भी था मेहनती बहुत था, लोगों की मदद बहुत करता था, हर किसी की मदद, जो चाहे जिस्मानी हो चाहे वो जो कुछ भी हो, पैसे की हो, वो करता ज़रूर था। मुझे ऐसा लगता है इससे मुझे बड़ा आराम मिलता था मदद करने से लोगों की। शबीर भाई, मेरे जहन में सवालात इतने हैं क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, क्योंकि आप एक प्लेयर रहे हैं, एक क्रिकेट कोच रहे हैं, आप एक क्यूरेटर रहे हैं, तो सवाल जो हैं थोड़े गुडमुड हो जाते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड्स बनाने में मुझे सिर्फ ये मालूम है कि यूबीएल क्रिकेट ग्राउंड जो आज जिस शेप में है वो आपके हाथों से वो बना, और कराची में जितने और भी ग्राउंड्स हैं आप गाहे बगाहे ग्राउंड्स की आप बनाते रहते हैं। लेकिन जो आपकी मेन अचीवमेंट्स हैं किसी ग्राउंड को डेवलप करने में, क्योंकि वो यूबीएल का ग्राउंड है, वो आपने जीरो से स्टार्ट किया। बल्कि पहली दीवार जो वहाँ बाउंड्री बनी है, वो दीवार में पहले दिन मैं मौजूद था, रात में वहाँ पर कुछ लोग कब्जा किया हुआ था यूबीएल ग्राउंड के ऊपर, बहुत काफ़ी लोग तक कब्जा किया हुआ था, उसको खाली कराया जा रहा था। तो मुझे याद है जब खाली कराया था, दूसरे दिन खाली हो गया था, तो रात को वहाँ बैठना था रात को, तो रात भर मैं उस ग्राउंड में बैठा हूँ अकेला। अकेला, और बराबर से लाइट ले ली थी, सामने छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, लाइट ली थी, रात भर बैठा हूँ। दूसरे दिन से फिर वो उसकी 4 दीवारी बनाई है, और 4 दीवारी का पहला जब स्टार्ट हुआ है तो मैं वहाँ मौजूद था। शबीर भाई, आपने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, क्रिकेट की कोचिंग की, ग्राउंड्स डेवलप किए, आपने बाहर किन किन ममालिक में जाके अपनी खिदमत दी हैं एज ए कोच और एज ए क्यूरेटर? देखिए, बाहर फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया बांग्लादेश ने 1984-85 में। ठीक, वहाँ एक साल वहाँ कोचिंग की, और पहला कोच था बांग्लादेश के, इससे पहले वहाँ कोई कोच नहीं किया था। पहला कोच मुझे भेजा था उमर कुरैशी साहब ने, सही, जो कमेंटेटर थे। ठीक, और बोर्ड के थ्रू, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू भेजा था। सही। उसके बाद जब वहाँ से वापस आ गया तो ये अपने शारजा में एजो स्पोर्ट था जी, वो शायद उन्होंने मुझे वहाँ देखा या मालूमात की, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ से बुलाया कि आप मेरे शारजा आ जाइए। तो फिर मैं शारजा गया, वहाँ मैंने कोचिंग की। फिर जब मैं कोचिंग करके आया दूसरे साल, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया आप फिर आ जाइए। उसके बाद फिर बांग्लादेश ने मुझे कॉल किया कि आप आ जाइए, मैं आपको इंग्लैंड ले जाऊँगा। मगर यूबीएल में ज़माने में ट्रेनिंग कोचिंग चल रही थी, तो यूबीएल ने मजबूरी मुझे दोबारा जाने नहीं दिया कि हमारी टीमें टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं, आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप ना जाएं। जिस वक्त आपने शबीर भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम बात करते हैं, जिस वक्त 54 से 61 तक खेला, आपके उस वक्त के साथियों में से कौन कौन ऐसे हैं? यकीनन हनीफ मोहम्मद साहब तो एक
नाम हैं ही, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से साथी थे आपके? देखिए मेरे साथ हनी मोहम्मद तो 10 साल साथ PWD में खेले हैं, कराची से भी खेले हैं, अगेंस्ट इंडिया तब खेला हूँ तो हनी मोहम्मद थे, अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेला हूँ तो हनी मोहम्मद कीपर थे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह बात किया है। और हनीफ ने मुझे खेला भी बहुत है प्रैक्टिस के अंदर, मेरी गेम भी प्रैक्टिस करते थे हनी मोहम्मद बहुत ज़्यादा। हनी मोहम्मद तो हमारे साथ वक़ार हसन थे, अलीमुद्दीन थे, एक इकराम लाई साहब होते थे, ऑलराउंडर होते थे कराची से, वो मेरे साथ खेलते थे, और अब्दुल वहाब साहब थे, इदरीस बेग पाकिस्तान के टेस्ट एम्पायर थे, अब्दुल रशीद मरूम साहब पे आइएगा, उस ज़माने के बड़े बड़े क्रिकेटर थे, ये सब मेरे साथ खेलते थे। एक बड़े टॉप प्लेयर्स आपके साथ खेले हैं तो यकीनन। शबीर भाई क्या वजह थी, एक छोटा सा सवाल के, आपका जो क्रिकेट कैरियर है वो इतना छोटा क्यों रहा? मतलब आप खुद आपने दिल बर्दाश्ता हो गए या कुछ और मामला थे जिनकी वजह से, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे, बैट्समैन थे। असल ये था ना कि खेलने के लिए पैसा भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो इतना पैसा खर्चा मुझे नहीं मिलता था कि मैं गुजारा करूं अपना या किसी और का, घर वालों का। तो फिर उसमें कमाने की गरज से मैंने तो फिर अपने को थोड़ा काम में भी अपने वालिद के साथ, सिटी कोर्ट सामने मेरा दफ्तर था वालिद का, वहाँ ही बैठता था कुछ देर आके, वहाँ कुछ उसके बाद फिर गेम में भी जाता था, प्रैक्टिस भी करता था। तो ज़माने में पैसे की इतनी वक़्त नहीं थी कि हमको पैसा मिल जाए, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, अपना पैसा खर्च करें और खेलें। शबीर भाई आप के बच्चों में किसी को शौक़ था? दो लड़के हैं हमारे, दोनों को शौक़ था। मैंने उनको मैच प्रैक्टिस कराई, कोचिंग कराई, उनको 1-2 दिन के मैच खिलाए, मगर मैच के बाद वो हो गए निढाल। तो मैंने अंदाज़ निकाला कि 3 दिन के मैच होंगे, 4 दिन के होंगे, ये मैच नहीं खेल पाएंगे और थक जाएंगे, इसलिए बेहतर इनको पढ़ाई में डाल दो। तो मैंने खेल तो फिर पढ़ाई में डाल दिया। तो उन्होंने क्रिकेट बस क्लब की हद तक? क्लब बस, क्लब की एक मामूली क्लब, बड़ा क्लब भी, छोटे क्लब। मतलब आप वो जाहिर बात है, आप तो जिसे कहते हैं कि वो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो आपने ये एसेस कर लिया कि वो शायद फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब ये हो, इसी बात से मैं एक और सवाल करूँगा कि तो फिज़िकल फिटनेस की जब हम बात करते हैं, सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से एक प्लेयर के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शबीर देखिए फिजिकल फिटनेस में 6 चीज़ें हैं। अच्छा, जब 6 चीज़ें आप मिलाएंगे, ये ज़रूरी नहीं क्रिकेट, एनी गेम, अच्छा कोई भी स्पोर्ट, कोई गेम हो, पहले क्या चाहिए? ताकत, पावर, बदन में ताकत हो तो आप दौड़ेंगे, जब पैर में ताकत नहीं तो आप दौड़ेंगे कैसे? उसके बाद चाहिए स्टेमिना। स्टेमिना कहाँ से आएगा? आपको दौड़ने से। पावर कहाँ से आएगी? एक्सरसाइज करने से। सही। उसके बाद आएगा विल पावर। सही। वो कैसे आएगा? आपने दो राउंड लगाए, आपके थक गए, आपने तीसरा राउंड लगाया, वो विल पावर है। ठीक। इसके बाद आपको इंडोरेंस, बर्दाश्त का मादा। आप रोज़ सुबह 8 बजे दौड़ते हैं, एक दिन आपको 3 बजे दौड़ना पड़ा धूप में, अगर आप 3 बजे दौड़ लिए तो वो बर्दाश्त का मादा भी आ गया। अब उसके बाद 5वां नंबर आया स्ट्रेचिंग, लचक। इन 5 के बाद फिर आपको चाहिए लचक, स्ट्रेचिंग करें। जब ये 5-6 चीज़ें पूरी होंगी तब आप एक खिलाड़ी बनेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो। शबीर भाई बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बताई। यकीनन मुझे ख़ुद आपकी इस बात से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे भी ये चीज़ सीखने का मौका मिला। एक बात मैं और कहूँगा जी प्लीज़, अगर आप सुन लें प्लीज़, कि बॉलर की जो हाथ में पावर आती है, खासकर फास्ट बॉलर की, वो चलती है एड़ी से। एड़ी से चलती है, एड़ी से आती है काफ को, काफ से आती है घुटने को, घुटने से आती है हैमस्ट्रिंग को, हैमस्ट्रिंग से आती है हिप्स को, हिप्स से आती है कमर को, कमर से आती है पीठ को, पीठ से आती है शोल्डर को, शोल्डर से आती है बाजू को, बाजू से आती है आर्म को, उसके बाद आती है फिंगर को। कोई मतलब अगर टाइट होगा तो पावर डिल होगी, तो बॉल भी स्पीड नहीं आएगी। शबीर भाई स्पीचलेस। नाजरीन, मैं वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं शबीर भाई के लिए ये प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आँख पलक झपकी और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। शबीर भाई 2 सवाल मुख्तसरन। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे असाइनमेंट्स किए हैं, आपकी रिस्पेक्ट सब करते हैं, लेकिन क्या आपको कोई माली माविनत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुई है? कभी नहीं हुई। मैंने इतने कैंप भी किए इनके, अंडर 15 भी किए इनके एक ज़माने में, और टैलेंट हंट स्कीम किया, खान अहमद के साथ किया। पैसे शायद मुझे कभी मिले ही नहीं बिल्कुल बोर्ड से,
कभी भी। अगर मिले होंगे तो 20, 30, 35, 40 रुपये मिले होंगे एक दिन के। 35-40 हाँ, रुपए। अगर बहुत से बहुत मिले उस ज़माने में, इससे ज़्यादा नहीं मिले होंगे। लेकिन आप तो मेरे ख्याल से आपने पाकिस्तान एक बात अभी मैं कहूँ जी कि मुझे मिले थे वो अपने मियाँ दाद साहब जी स्टेडियम में 1 साल पहले, जब जी सिलोन आई थी, जब इसने 300 रन किए थे, जी। तो मुझे मियाँ दाद ने कहा था कि सुना आप बच्चों के एक्सपर्ट हैं, आप बच्चों के लिए मैं आपको बोर्ड मिलना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपको बोर्ड मिलूंगा। ये वो से मुझे आसरा सिर्फ मुझे दिया था किसने, जावेद मियाँ दाद ने। बस मेरे ख्याल से शबीर भाई, मैं ये चाहूँगा प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि मेरे पास मैं बहुत सारे सवालात लिख के लाया था कि आपसे ये पूछूंगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, मैं किस किस चीज़ को कवर करूं, मैं किस किस चीज़ से, हमारी मजबूरी है कि हमारे पास टाइम की कमी है। लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर हमें एक मरतबा और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें दे सकें, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपसे और मज़ीद कोचिंग के बारे में भी और जनरल जो क्रिकेट की डेवलपमेंट के बारे में हम भी मुस्तफ़ीद हों, और हम चाहेंगे कि हमारे देखने और सुनने वाले भी मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल दूंगा। मैंने कभी किसी को क्रिकेट हो या कोई काम भी हो, मैं मना बहुत कम करता हूँ, बहुत मजबूरी, हर काम में मैं हाँ कर लेता हूँ, चाहे विकेट का हो, ग्राउंड का हो, और कभी ये नहीं कहता मुझे इतने पैसे दे दो। जब काम कर लेता हूँ क्या दे दूँ, जो तुम्हारा दिल चाहे दे दो। उसमें मेरी मदद भी शामिल होगी ना क्रिकेट के अंदर या गेम के अंदर। शबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। नाजरीन, आपने शबीर साहब की बातें सुनी, और मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था कि मैं जब भी इनसे बात करता हूँ तो मैं वाकई थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे सीखा है, और उस्ताद बाप का दर्जा रखता है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अदनान साबरी को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।